हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुलाम वंश के विषय में समझेंगे, जिसमें पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल रहा 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम स्वतंत्र तुर्क शासक माना जाता है। हालांकि उसे विस्तार का अवसर नहीं मिला, परंतु उसने सल्तनत की नींव रखी। इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और इस प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में भी योगदान दिया। इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, परंतु उसे पूर्ण न कर सका। कुरान के अध्यायों का सुरीले स्वर में उच्चारण करने के कारण ऐबक को कुरान कहाँ कहा जाता था। अपनी उदारता के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान यानी पोलो नामक एक खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अब हम देखेंगे अक्ता या इक्ता प्रणाली। इक्ता यानी हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास, जहां इक्ता प्राप्तकर्ता को भावी सेवा शर्तों पर लगान का हस्तांतरण किया जाता था। इक्ता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था और राजस्व की वसूली करता था। वो सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काट कर बाकी यानी फवाजिल केंद्र सुल्तान को भेज देता था। इक्तादार का स्थानांतरण हो सकता था या उसे हटाया जा सकता था, अतः ये वंशानुगत अधिकार नहीं था। इस प्रकार इक्तादार सुल्तान पर पूर्णतः निर्भर हो गए। इक्ता प्रथा ने शासक के हाथों धन का अभूतपूर्व केंद्रीकरण किया और शासकों को विशाल सेनाएं रखने में मदद मिली। स्मार्ट फैक्ट्स के अंतर्गत देखेंगे रणथंभौर जीतने वाला पहला तुर्क शासक इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा प्रारंभ की। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम भी लिखवाया। इल्तुतमिश ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बहाउद्दीन जकारिया को संरक्षण दिया था। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसाए मुइज्जी तथा अपने पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण समकालीन साहित्य में दिल्ली को हजराते दिल्ली कहा गया है। अगला है चालीसा। इल्तुतमिश के दास अधिकारियों का एक समूह था। बर्नी ने इन्हें चिहालगानी यानी 40 का समूह कहा। यद्यपि ऐसे 25 से भी कम अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ये गुटों में बंट गए और प्रत्येक गुट सुल्तानों पर नियंत्रण का प्रयास करता था। इन्होंने कई सुल्तान बदले और शासक को कठपुतली की तरह प्रयोग किया। बलबन के राजत्व का मूल उद्देश्य सुल्तान को निरंकुश बनाना था। राजत्व संबंधित बलबन के विचार उसकी वसाया में संकलित हैं। इसके अनुसार सुल्तान जिल्लिल्लाह ईश्वर की छाया है। सुल्तान नियाबते खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। किसी को सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुल्तान अपने कार्यों के लिए ईश्वर से प्रेरणा पाता है। बलबन ने हिंदुस्तानी मुसलमान कमाल महियार अमरोहा का मुतसर्रिफ को पद से हटा दिया। इसी प्रकार मलिक उत तुज्जार फक्र बावनी से मिलने से उसने मना कर दिया, क्योंकि ये लोग निम्न श्रेणी के लोग थे। बलबन ने दरबार में ईरानी त्योहार नौरोज नव वर्ष मनाने की परंपरा प्रारंभ की। फिजुन
उत्तराबादी ने बलबन के भयावह व्यक्तित्व का वर्णन भी किया है। सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कथन ए, बलबन ने कमाल महियार से मिलने से मना कर दिया और इसका कारण आर दिया गया है कि बलबन निम्न श्रेणी के लोगों से दूरी बनाए रखने की नीति का पालन करता था। तो इस पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों यहाँ पर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है बलबन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। बलबन चालीसा का सदस्य था। बलबन के राजत्व का मूल उद्देश्य सुल्तान को निरंकुश बनाना था। बलबन ने अमीन खां का वध इसलिए करवा दिया था क्योंकि वो तुगरिल के विरुद्ध असफल हो गया था। इस प्रश्न का उत्तर कूट के माध्यम से देना है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं पूर्णतया सही दिए गए हैं कि बलबन चालीसा का सदस्य था। बलबन के राजत्व का मूल उद्देश्य सुल्तान को निरंकुश बनाना था। बलबन ने अमीन खां का वध इसलिए करवा दिया था क्योंकि वो तुगरिल के विरुद्ध असफल हो गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन असत्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो ये कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है, जबकि पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। प्रश्नानुसार विकल्प बी हो जाएगा, जो कि अंतर्गत आता है केवल 2, ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, नासिरुद्दीन महमूद। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। इल्तुतमिश, एवाज खिलजी, बलबन, तुगरिल, रजिया, अल्तुनिया और नासिरुद्दीन महमूद, इसे युजबेक। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध में, चंदावर का युद्ध में या कन्नौज का युद्ध में। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध में। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम जो सिक्कों पर अंकित हुआ, तो वो किसके सिक्कों पर अंकित हुआ, तो वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर अंकित हुआ, ऑप्शन बी। अब हम यहाँ पर खिलजी वंश देखेंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान था, जिसके अंतर्गत इसने दक्षिण विजय करी थी। किन रास्तों से ये कहाँ कहाँ गया दक्षिण के, तो ये सब पूरा इसमें मैप में दिखाया गया है। इसका आप मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला स्मार्ट फैक्ट्स है आपके लिए। पांड्य शासकों ने कभी अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और ना ही कोई टैक्स दिया। शत्रु को मित्र बनाने की नीति में अलाउद्दीन अकबर का पूर्ववर्ती माना जाता है। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंचाई की एक मीनार बनवाई,
बनवाने की योजना बनाई, परंतु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण ये मीनार अपूर्ण रह गई। अलाउद्दीन अशिक्षित था तथा उसने शरीयत को शासन का आधार बनाने से मना कर दिया था। जैसे मैं नहीं जानता कि शरीयत के अनुसार क्या उचित है क्या अनुचित, मैं राज्य के कल्याण के लिए जो आवश्यक होता है उसका आदेश देता हूँ। ये किसका कथन था? अलाउद्दीन का। जाब्ता अलाउद्दीन का प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम था, जिसमें सभी प्रकार के भाव निश्चित किए गए थे। अलाउद्दीन ने एक नवीन विभाग दीवाने रियासत की स्थापना व्यापारियों पर नियंत्रण हेतु की थी। किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी? दीवाने रियासत। अलाउद्दीन का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस से संबंधित था। अलाउद्दीन ने एक नवीन धर्म की स्थापना की योजना बनाई थी। जोधपुर संस्कृत शिलालेख में कहा गया है, अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। सेल्फ चेक के अंतर्गत हम अगला देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और इसका कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन ए सही है, परंतु कारण आर यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा कथन गलत है और ए कथन यहाँ पर सही है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो ये कथन यहाँ पर सही दिया गया है और कारण जो दिया गया है दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग से सही उत्तर चुनें। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला और तीसरा कथन, पहला कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्रस्ट जमीनों, बेकार पड़ी जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ये कथन दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए मानचित्र में ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हर्षवर्धन ने, राजेंद्र चोल ने या मलिक काफूर ने? जो ये ब्लैक स्पॉट से लाइन से जो रेखा बनाई गई है भारत के मैप में बीचों बीच के क्षेत्र से, तो ये युद्ध मार्ग, सैन्य अभियान का युद्ध मार्ग किस शासक के, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था सैन्य अभियान? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, मलिक काफूर के द्वारा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रधानमंत्री था, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व, किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए या मोहम्मद तुगलक के लिए? तो ये कथन कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी तथा उसके सेना नायकों द्वारा पराजित किए गए शासकों और संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। एक पहली सूची में शासक और दूसरी में राज्य दिए गए हैं।
तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। रामचंद्र देव, तो इनका शासक जो रामचंद्र देव थे, इनका राज्य था देवगिरी। और हम्मीर देव जो शासक थे, इनका राज्य था कौन सा, रणथंभौर। वीर बल्लाल थर्ड या वीर बल्लाल तृतीय का राज्य शासन कहाँ पर था, तो ये था द्वार समुद्र, दक्षिण भारत में पड़ता है द्वार समुद्र। और कान्हदेव, इनका राज्य था जालौर। अगला प्रश्न है, कथन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, और इसका कारण आर दिया गया है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ए कथन सही है, परंतु आर कथन गलत दिया गया है। सही वाला कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, तो ये कथन सही दिया गया है। जबकि गलत कथन है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम सैलरी देना चाहता था, तो ये कहना गलत है यहाँ पर। अब हम तुगलक वंश के विषय में समझेंगे। इसमें तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसका कार्यकाल रहा 1320 से 1325 ईस्वी तक। तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध राजा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, और इसकी योजनाएं इतिहासकार बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। पहली है दोआब में भू राजस्व की वृद्धि किया जाना, तो इसमें भू राजस्व में भारी वृद्धि की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इस समय दोआब में अकाल पड़ गया। लगान वसूल करने वाले अधिकारियों ने कठोरता से वसूली करने की कोशिश की। किसानों ने विद्रोह कर दिया। इतिहास में पहली बार किसानों ने खेती बंद कर दी थी। अत्यधिक निर्दयता से विद्रोह का दमन किया गया। राजधानी परिवर्तन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इसके अंतर्गत देखेंगे राजधानी परिवर्तित नहीं हुई थी, दौलताबाद नई राजधानी बनी और साथ ही दिल्ली भी राजधानी बनी रही। लोगों को संभवतः बलपूर्वक दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी 1327 में भेजा गया था। उद्देश्य दूरस्थ दक्षिणी प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। संभवतः मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा भी एक कारण था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी दक्कन में इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया, क्योंकि अनेक विद्वान, संत और सूफी देवगिरी जाकर बस गए थे। विद्रोहों के कारण शीघ्र ही दक्षिणी क्षेत्र सल्तनत से बाहर हो गए और देवगिरी को राजधानी बनाने का औचित्य समाप्त हो गया। 1335 ईस्वी में दिल्ली पुनः राजधानी बनी और लोगों को लौटने का आदेश दिया गया। इस प्रकार आने जाने से लोगों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी की कमी के कारण सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। पीतल, कांसे की मुद्रा का प्रयोग में लाई गई। पीतल की मुद्रा सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। कांस्य पीतल की मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के बराबर रखा गया। सिक्कों पर फारसी तथा अरबी भाषा में लेख लिखे गए थे। लोगों ने सरलता से अपने घरों में सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जो राजकीय सिक्कों जैसे ही दिखाई देते थे। राजकोष को इस कारण भारी नुकसान हुआ। फलतः ये योजना मोहम्मद बिन तुगलक को बंद करनी पड़ी। खुरासान अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
छेड़ा गया था खुरासान अभियान। ये योजना खुरासान के शासक अबू सैयद के विरुद्ध थी। इसका उद्देश्य गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर मंगोल आक्रमणों से रक्षा करना था, बचाव करना था। इसके लिए मिस्र के सुल्तान और ट्रांस आक्सियाना के शासक तरमासिरीन के साथ एक त्रिमैत्री संघ बनाया गया। इसके लिए 3,70,000 घुड़सवारों की विशाल सेना तैयार की गई। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विदेश नीति के एक नए बोध का उदाहरण है। मैत्री संघ टूटने से योजना समाप्त हो गई और सेना पर हुआ अत्यधिक व्यय अधिकांशतः व्यर्थ चला गया। मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया अंतिम अभियान था कराचिल अभियान। इसमें पहाड़ी क्षेत्र में किया गया अभियान जो संभवतः कांगड़ा कुमाऊं जिले में किया गया था। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में सल्तनत की सेना को अत्यधिक हानि हुई और तत्कालीन पहाड़ी शासक ने आधिपत्य मानते हुए एक निश्चित धनराशि मुहम्मद बिन तुगलक को देने का वादा किया। मुहम्मद बिन तुगलक से संबंधित प्रसिद्ध विचार यहाँ पे है। ईसामी खूनी और रक्त पिपासु। वो द्वितीय यजीद एक निरंकुश शासक और विधर्मी था। बर्नी विपरीत तत्वों का मिश्रण तथा सृष्टि का आश्चर्य कहता है इसको। एल्फिंस्टन ने मुहम्मद तुगलक को कहा है कि इसमें पागलपन का कुछ अंश था। इब्न बतूता, इसने सबसे ज़्यादा नम्र ऐसा मनुष्य जो सदा ठीक व सच्चा करने को तत्पर और उत्सुक रहता था, ये इसके विषय में कहा है। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में जो विद्रोह हुए उससे संबंधित फैक्ट हैं आपके लिए। पूरे सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह 22 विद्रोह हुए थे। किसके काल में? मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। पहला विद्रोह सागर गुलबर्गा के निकट हुआ। इसके इक्तादार बहाउद्दीन गुरसप ने किया 1327 ईस्वी में। बंगाल सल्तनत से अलग हुआ 1340-41 के दरमियान। और दक्षिण में पहला सफल विद्रोह माबर विद्रोह हुआ, जिसे मदुरा भी कहा जाता है, में एहसान शाह ने किया 1335 ईस्वी में। किसके खिलाफ? मुहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ किया अपना विद्रोह एहसान शाह ने। अगला है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना कर ली। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के आधिपत्य को स्वीकार न करके उससे विद्रोह कर दिया। अगला है 1347 ईस्वी में देवगिरी के सादा अमीरों ने अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू के नेतृत्व में विद्रोह कर बहमनी राज्य की स्थापना की। गुजरात में तगी का विद्रोह उसके शासनकाल का अंतिम विद्रोह था। किसके शासनकाल का? मुहम्मद बिन तुगलक के काल का। गुजरात में तगी का विद्रोह अंतिम विद्रोह था। अब हम देखेंगे फिरोज तुगलक के जन कल्याण के कार्य। फिरोज ने कठोर दंडों पर रोक लगाई। विभिन्न अनुदान भूमियां जो जब्त कर ली गई थीं उनको लौटा दी गईं। अहमद अयाज, जो कि फिरोज की जगह किसी और को सुल्तान बनाना चाहता था, द्वारा बांटा गया धन वापस नहीं लिया गया। बेरोजगारों हेतु एक दफ्तर खोला गया। अनाथ, विधवा, गरीब आदि की मदद हेतु दीवाने खैरात की स्थापना की गई। एक मुफ्त अस्पताल, जिसको दारुल सफ़ा कहा जाता है, को बनवाया गया। मदरसों का पुनरुद्धार किया गया। छात्रवृत्तियों और अनुदानों में वृद्धि की गई। इन सभी कदमों का लाभ मुख्यतः मुसलमानों को ही मिला। फिरोज शाह तुगलक के अंतिम दिनों में साम्राज्य में अस्थिरता और विद्रोह का माहौल रहा। उसके द्वारा नामित शहजादों की मृत्यु हो गई। फतेह खां तथा जफर खां तथा दासों ने विद्रोह कर दिया और सल्तनत के पतन की गति तेज हो गई। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई।
1394 ईस्वी में जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना हुई। नासिरुद्दीन महमूद के काल में 1394 से 1412 के अंतर्गत तैमूर के आक्रमण, जो कि 1397 में हुआ, कौन सा आक्रमण? तैमूर लंग का आक्रमण 1397 ईस्वी ने तुगलक शासकों को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया और अंततः इसके पश्चात खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करके सैयद वंश की स्थापना कर दी। सेल्फ चेक के अंतर्गत अब हम अगला कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया, और कारण आर दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत दिया गया है। कथन ए यहाँ पर सही दिया गया है और कारण आर ये गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से, किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? बलबन के निधन पर, या अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु पर, या मोहम्मद बिन तुगलक के इंतकाल पर, या फिरोज शाह तुगलक के इंतकाल पर? ये की थी ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल पर। क्या कहा था बदायूनी ने? कहा था राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से, ये कथन कहा था बदायूनी ने। किसके संबंध में? मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें सही कालानुक्रम है ऑप्शन सी के अंतर्गत बहलोल खान लोधी, फिर है सिकंदर शाह, फिर है इसके बाद इब्राहिम लोधी। ये दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो वो है बहलोल खान, उसके बाद आया सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य हैं? मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली विजय किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सल्तनत काल के सर्वाधिक विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद तुगलक ने दीन पनाह नामक नगर दिल्ली में बसाया। तो कूट के माध्यम से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताना है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल चौथा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक ने दीन पनाह नामक नगर दिल्ली में बसाया। तो ये कथन यहाँ पर गलत है और शेष पहला, दूसरा व तीसरा कथन ये पूर्णतया सही दिए गए हैं। अब हम सैयद वंश के विषय में देखेंगे। सैयद वंश तुगलक वंश के पश्चात आया था और इसका शासनकाल रहा 1414 से 1451 ईस्वी तक, और इसका प्रथम शासक था खिज्र खां, जिसका शासनकाल था 1414 से 1421 तक, 7 वर्ष लगभग। इसमें पहला कथन है, तैमूर लंग ने भारत से जाते समय खिज्र खां की सेवाओं से प्रभावित होकर या प्रसन्न होकर मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी। इससे खिज्र खां प्रभावशाली हो गया। कालांतर में दिल्ली पर आक्रमण कर सर्वसम्मति से चुने गए दौलत खां लोधी को हरा दिया और 1414 ईस्वी में स्वयं सुल्तान बन बैठा।
मुबारक शाह इसके पश्चात आता है, जिसका शासनकाल था 1421 से 1434 ईस्वी। यह सैयद वंश का योग्यतम शासक था। कौन? मुबारक शाह, जिसने विद्रोहों का दमन किया और सल्तनत का विस्तार किया। मेवात, बयाना, ग्वालियर के विरुद्ध इसने सफल अभियान किए, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। इसके वजीर और अमीरों के एक गुट ने इसकी हत्या करवा दी थी। किसकी? मुबारक शाह की। अगला शासक रहा मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1434 से 1443 ईस्वी तक चलता रहा। यह एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ। कौन? मोहम्मद शाह। इसके काल में बहलोल लोधी ने महमूद खिलजी के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। इससे बहलोल लोधी के प्रभाव में वृद्धि हो गई। अलाउद्दीन आलम शाह, इसका शासनकाल 1443 से 51 ईस्वी तक चलता रहा। इस प्रकार लोधी यहाँ पर इसी के शासनकाल के पश्चात सैयद वंश का पतन हो गया। अलाउद्दीन आलम शाह के शासन के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया। इसके पश्चात आता है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें यह दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाला पहला अफगान वंश था। कौन? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में यह अंतिम राजवंश था। लोधियों ने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें पहला शासक था बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी और इसका शासनकाल रहा 1451 से 1489 ईस्वी तक। यह लोधी वंश का संस्थापक था। इसने अफगान भ्रातृत्व और समानता के सिद्धांत के अनुसार शासन की संकल्पना की। इसने शर्की शासकों को परास्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में पुनः मिला लिया। सिकंदर लोधी, इसके पश्चात आता है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1480 से 1511 ईस्वी तक रहा। यह लोधी वंश का योग्यतम शासक था। कौन? सिकंदर लोधी। इसने स्वतंत्रता पूर्वक अफगानों पर नियंत्रण स्थापित कर उन्हें आज्ञाकारी बनाया। सिकंदर ने 1506 ईस्वी में आगरा नगर भी बसाया था। खाद्यान्न कर यानी फूड टैक्स को समाप्त कर दिया सिकंदर लोधी ने और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाया ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी नामक नए माप का प्रचलन करवाया। गज ए सिकंदरी ये धार्मिक रूप से हिंदुओं के प्रति अनुदार था। इसने हिंदुओं पर जजिया आरोपित किया। किसने? सिकंदर लोधी ने। मुहर्रम और ताजिए निकालने पर इसने रोक लगा दी। इसके काल में गायन विद्या के ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। इसी के काल में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ, जिसको कहा जाता है फरहंग ए सिकंदरी। वह स्वयं गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविता लिखता था। अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए रखने हेतु दाढ़ी नहीं रखता था। इसने 1494 से 95 ईस्वी के मध्य में दक्षिण बिहार पर विजय प्राप्त की तथा बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से मैत्री या दोस्ती स्थापित कर ली। इसके पश्चात सिकंदर लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक चलता रहा। यह सिकंदर लोधी का ज्येष्ठ पुत्र था। इसे एक तरफ राणा सांगा के नेतृत्व में उभरती राजपूत शक्ति तथा दूसरी तरफ विद्रोही अफगानों का सामना करना पड़ा। इसके सामने सबसे बड़ा खतरा पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण करने वाले मुगलों के रूप में था। अंततः मुगलों ने बाबर के नेतृत्व में पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में लोधियों को परास्त कर दिया। इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला दिल्ली के सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है। पानीपत युद्ध के परिणाम स्वरूप
दिल्ली पर एक नए राजवंश का अधिकार हुआ जिसने भारतीय इतिहास में कई नवीन तत्वों का प्रवेश करवाया। अगले वीडियो में हम मुगलों के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे वीडियो की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें,